गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 12 अप्रैल के लिए करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज की क्लास। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट इन इंडिया। जो वल्चर्स होते हैं उनकी कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए दुनिया का पहला सेंटर भारत के कौन से राज्य में खुला है? क्योंकि ये सबसे पहले पॉइंट तो ये किसी वर्ल्ड का पहला है, पूरी दुनिया का पहला सेंटर है। दूसरा ये कि ये भारत में ओपन हुआ है। इसी वजह से दोनों रीजंस की वजह से ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज तेलंगाना, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। सो रिसेंटली दुनिया का सबसे पहला वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बना है और डिजाइन हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर। यहाँ पे जो आपके लिए पॉइंट है, वर्ड है एक्सक्लूसिवली, अकेले कहा किसके लिए? एशियन किंग वल्चर की कंजर्वेशन के लिए। एक वल्चर की टाइप है, वल्चर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये जो सेंटर खुला है ये एशियन किंग वल्चर के लिए खुला है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट आप नहीं भी याद करोगे, आपको एटलीस्ट स्टेट तो पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट जानना भी इंपॉर्टेंट है। जो एशियन किंग वल्चर है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट भी किया जाता है। इस वाले वल्चर कंजर्वेशन सेंटर का नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। जटायु वल्चर को हिंदी में बोला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश और यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 2023 में इंटरनेशनल प्राइज किसको मिला है? ऑप्शन ए इज सीआर राव, ऑप्शन बी इज पी राजावत, ऑप्शन सी इज कलिकेश नारायण सिंह एंड ऑप्शन डी इज नीरपेंद्र मिश्रा। रिसेंटली कल्याणपुड़े राधा कृष्ण राव यानी कि सीआर राव जी, जो कि एक इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है, उनको 2023 के लिए इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स मिला है। ये जो प्राइज है, जैसे नोबेल प्राइज होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस प्राइज, सब ये उसी के इक्विवेलेंट है। नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स के इक्विवेलेंट है और ये उन इंडिविजुअल्स को या फिर टीम को मिलता है जिनकी साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर ह्यूमन वेलफेयर के फील्ड में स्टैटिस्टिक्स के यूज के साथ उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीआर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently Shrimati Draupadi Murmu ji, the President of India, took a historic sortie in which aircraft at the Tezpur Air Force Station, Assam. So Honorable President of India Draupadi Murmu ji ने किसी एयरक्राफ्ट में असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में उन्होंने विजिट किया है। कौन सा एयरक्राफ्ट है वो? ऑप्शन ए है सुखोई 30 MKI, ऑप्शन बी है तेजस, ऑप्शन सी है मिराज 2000 एंड ऑप्शन डी है मिग 29। ये न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन और सच एन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन इंडिया। सो द्रौपदी मुर्मू जी थर्ड प्रेसिडेंट बन गई है इंडिया से जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट पे सॉर्टी एक फ्लाई किया है। अगर हम वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने एक फाइटर एयरक्राफ्ट में फ्लाई किया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया से कौन थी? फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी। इन्होंने भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में फ्लाई किया था 2009 में पुणे एयरफोर्स बेस से। जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन असम में है, वहां से ये फ्लाई किया है। प्रेसिडेंट का जो सॉर्टी होता है ये उनके एफर्ट्स का एक पार्ट होता है कि वो इसके थ्रू जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, उनके साथ एंगेज करते हैं। क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर आप पॉलिटी में पढ़ते हो तो स्टैटिक आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। तो उसी का एक पार्ट है, उनके एफर्ट्स है, ये उनके एफर्ट्स का एक पार्ट है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ एंगेज होते हैं इन ऐसे एफर्ट्स के थ्रू, ऐसे एक्शंस के थ्रू।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुखोई 30 MKI। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, रिसेंटली कौन से प्रेसिडेंट ने ऐसा कुछ किया है, कितने नंबर की वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, हर चीज। और ये तो आपको पॉलिटी में आप पढ़ते ही हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया की। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। आई होप आपको ये भी पता होगा। Next question is, which state in India launched India's first solar powered tourist boat? भारत में कौन से राज्य में भारत की पहली सोलर पावर्ड, जो सूर्य की ऊर्जा से वहां से उसको पावर मिलेगी, सूर्य की ऊर्जा से पावर्ड एक टूरिस्ट बोट लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। सो रिसेंटली KSINC, जिसकी फुल फॉर्म है केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन, उन्होंने पहली भारत की सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट लॉन्च की है जिसका नाम है सूर्यांशु। सूर्यांशु, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UEFA लोकेटेड? UEFA की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। ऑप्शन ए इज फिनलैंड, ऑप्शन बी इज जर्मनी, ऑप्शन सी इज स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस। सबसे पहले तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस हैं उनके प्रेसिडेंट हैं जो वो री इलेक्ट किए गए हैं, वो इलेक्ट किए गए हैं। कौन बने हैं? उनका नाम है अलेक्जेंडर केफरीन। सो ये पहले भी UEFA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनकी री इलेक्शन हुई है, दोबारा से ये प्रेसिडेंट बने हैं। अब 2027 तक ये UEFA के प्रेसिडेंट रहेंगे। अब बात करते हैं कि UEFA के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो UEFA के हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following country will launch the country's first operational earth observation satellite on 10th April 2023? 10 अप्रैल 2023 को कौन से देश ने अपने देश का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है कीनिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है मलेशिया। सो 10 अप्रैल 2023 को कीनिया की स्पेस एजेंसी ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है टाइफा 1। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। ये जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये कंप्लीटली कीनिया के इंजीनियर्स ने ही डिजाइन और डेवलप किया है, वहां का इंडिजीनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड है। और इसका यूज कहाँ पे होगा? एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के बारे में डेटा प्रोवाइड करेगा और इसके साथ साथ और एरियाज में भी डेटा प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन हेल 2? तो जो हेल 2 ड्रोन है अंडर वाटर अटैक ड्रोन जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, कौन से देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज हांगकांग, ऑप्शन सी इज इंडिया एंड ऑप्शन डी इज नॉर्थ कोरिया। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक नए टाइप का अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट किया है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने के भी कैपेबल है। इस ड्रोन का नाम है हेल 2 जो कि एक अनमेन्ड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक बोट है। अनमेन्ड मतलब कि उस पे कोई भी ड्राइवर या कोई भी इंसान नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए। इट इज एन अनमेन्ड न्यूक्लियर अटैक बोट जो कि 4 अप्रैल टू 7 अप्रैल के बीच में टेस्ट की गई थी। ये वहां की जो कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी है उसने क्लेम किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, FIFA has withdrawn which country from hosting 2023 men's FIFA under 17 World Cup? FIFA ने रिसेंटली कौन से देश से वो चीज वापस ले ली है कि कौन से देश ने पहले अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना था लेकिन अब वो FIFA ने उससे वापस ले लिया है कि वो कंट्री होस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज जापान। सो रिसेंटली FIFA ने पेरू से ये विथड्रॉ कर लिया है कि पेरू अब FIFA का अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप होस्ट नहीं करेगा जो 2023 का उसने होस्ट करना था।
फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा, उसने पेरू से ये चीज क्यों वापस ली है, क्योंकि एज पर फीफा पेरू इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि वो 24 टीम का टूर्नामेंट होस्ट कर सके। जो पेरू है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट पान हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, हमने उसमें डिस्कस भी किया था। तो कौन से राज्य के पान को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। सो रिसेंटली वाराणसी के पान को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में लाई करता है वाराणसी। अगर किसी भी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग मिलता है, उसका मतलब ये होता है कि अब कोई भी और प्रोडक्ट उस नाम से ना ही मार्केट होगा ना ही सेल होगा। सपोज अभी वाराणसी के पान को जीआई टैग मिल गया, तो किसी भी और जगह के पान को वाराणसी पान के नाम से सेल या मार्केट नहीं कर सकते, अदरवाइज उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये जीआई टैग का मतलब होता है। अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी, काइंडली वॉच दैट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने देखी है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि भारत में जीआई टैग कौन सी जो एजेंसी है वो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर ग्लोबल इकोनॉमी प्रोजेक्टेड बाय आईएमएफ फॉर 2023। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 के लिए ग्लोबल इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी एस्टिमेट की है, कितनी प्रोजेक्ट की है कि इतना ग्लोबल इकोनॉमी इस रेट पर ग्रो करेगी। ऑप्शन ए इज 3%, ऑप्शन बी इज 3.1%, ऑप्शन सी इज 3.2% एंड ऑप्शन डी इज 3.3%। यहाँ पे मैं आपको टिप बता दूं, अगर ऑप्शंस इतनी क्लोज होती हैं, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पता, प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, ऑल टुगेदर उसको स्किप कर दे, बिल्कुल भी उसको जो ब्लाइंड गेस ने नहीं करना। इसका आंसर है 3%। सो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट 2023 में 3% रहने वाली है। जो आईएमएफ है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, हम पहले वीकली करंट अफेयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। ये जो आउटलुक है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये पिछले 30 सालों में, 30 सालों से भी ज्यादा में वीकेस्ट है, यानी कि सबसे कम है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए दैट इज 3% इज द आंसर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपडेट्स, किसी भी एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 AM। हैव अ नाइस डे।